आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन विच अकर्स आफ्टर प्लानिंग। पहले हमने प्लानिंग की। प्लानिंग में हमने क्या देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हमने अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया एंड देन उसको फिर लॉन्च कर दिया और फॉलो अप किया। अब इसी पूरे ड्यूरेशन में वो जो हम कर रहे हैं ना, वो पूरा प्लानिंग का प्रोसेस तो है, लेकिन इसी में हमारे बीच में ही ऑर्गेनाइजिंग शुरू होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक खत्म होगा तब दूसरा स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता। सब एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, क्योंकि ये सभी तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं। तो एंडिंग तो है ही नहीं कि ये दिस इज द एंड पॉइंट एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। प्लानिंग के दौरान ही हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाता है और हमें ऑर्गेनाइजिंग ये बताता है कि what are available resources we have, what are the different activities we need to do, what are the various activities, how these activities could be grouped together, who is going to report to whom। ये सब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग various departments to make coordination between them। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम लोगों ने फेयरवेल पार्टी की। अब फेयरवेल पार्टी में हमने क्या कहा? हमने कहा फेयरवेल पार्टी में कि हमारी डेट क्या होगी, वेन्यू क्या होगा, ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये सब हमने प्लानिंग कर ली। अब हमने क्या कहा, हमारे पास कौन कौन से एक्टिविटीज है, डेकोरेशन है, फूड है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मार्केट वर्क है, क्रिएटिव वर्क अलग है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि एक एक इंचार्ज बनाया। तुम सारा खाने का देखोगे, तुम सारा बाहर का देखोगे, तुम डेकोरेशन देखोगे। अब तुमको अपने साथ कितने लोग चाहिए जी बताओ। तुम सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे, इंटरनली सब कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे करके मैं डिफरेंट टास्क डिवाइड कर दी। डिफरेंट टास्क में उससे रिलेटेड जितने भी टास्क, ये एक टास्क है, उसके अंडर में वो सारी टास्क आ गई और इसका हमने एक पर्सन को हेड बना दिया और उसके अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो उसको एसोसिएट करेंगे। सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरह से हम एक्टिविटीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, किस तरह से जितने भी ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अमंग अचीविंग गोल्स। जो हमने प्लानिंग में गोल्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, वो कैसे अचीव होने वाले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनको हमने यूनिफाइड किया, एक बनाया, जिससे कि वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सके। तो यानी कि जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में काम हो सके। राइट, क्लियर हुआ? तो ऑर्गेनाइजिंग को हम दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of identified and desired goals। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनाइजिंग के जो स्टेप्स हम लोग करने वाले हैं, अगर आपको स्टेप्स पता लग जाए और याद हो जाए तो आप उसके स्टेप्स को ही उसकी डेफिनेशन में फ्रेम कर सकते हो। So the first step is identification and division of work। Identify what work, what different activities are to be done, and फिर उन सारी एक्टिविटीज का एक डिवीजन बना देना। ठीक है, डिवीजन हम क्यों बनाते हैं? जिससे कि जो बर्डन है वो शेयर हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाए और ये पता रहे कि किसको क्या क्या काम करना है, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स आ जाए।
ठीक है। सो फिर उसके बाद हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, मींस आइडेंटिफाई किया, लिस्ट बनाई, ये 20 काम करने हैं, उन 20 काम को हमने डिवीजन कर दिया कि ये एक डिवीजन है, ये क्या है, ये क्या है, क्या। फिर हमने उनको डिपार्टमेंट्स के नाम दे दिए। परचेज डिपार्टमेंट एक है, सेल्स डिपार्टमेंट एक है, सेल्स में एक मार्केटिंग डिवीजन अलग है, ठीक है। फिर हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट एक दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक दिया। तो हमने सबको अलग अलग काम डिवाइड कर दिए और डिपार्टमेंट्स बना दिए। और वो डिपार्टमेंट जब हम बना रहे हैं तो उसमें हमने ध्यान रखा है एक तो स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि स्पेशलाइजेशन अगर नहीं होगा तो फिर उस काम को करने में उन्हें दिक्कत आएगी और वो रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। सिर्फ स्पेशलाइजेशन का ही नहीं, इंटरेस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ का किस में है। जैसे कि जब हमने फेयरवेल की तो हमने क्या किया, हमने किसी का जिसमें इंटरेस्ट था, किसी का डांस में था तो उसने कल्चरल तैयार करवा लिया, किसी का डेकोरेशन क्रिएटिव में था उसने डेकोरेशन ले लिया, किसी को बाहर घूमने का था कि मैं बाहर स्कूटी पे कहीं भी घूम सकता हूँ, बाजार के सारे काम कर लूंगा मैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ग्रुप्स बना दिए। तो सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, स्किल भी होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। सिर्फ स्पेशलाइजेशन से भी काम नहीं चलेगा, आपको स्पेशलाइजेशन है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो आपको दोनों चाहिए, ठीक है। फिर हमने उनकी ड्यूटीज़ को असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, हमने उनको एलोकेट कर दिया काम, दैट यू हैव टू डू दिस वर्क। हर डिपार्टमेंट को उनकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से हमने असाइन कर दिया। और ड्यूटीज असाइन करने के बाद हमने अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना दी, दैट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिपोर्ट विच डिपार्टमेंट, विच पर्सन। हमने ऐसे बना दिया कि ये पैरेलल डिपार्टमेंट से, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे लेकिन अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। वो इनको ऑर्डर देंगे, इनके अंडर में 4-4 लोग हैं, ये उनको ऑर्डर देंगे। तो इस तरह से आपके से स्कूल्स में भी आप देखते हो, आपके स्कूल्स में हिरार्की होती है ना, आपकी क्लास टीचर्स होती हैं, फिर आपके HODs होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल। ऐसे थोड़ा ना कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में पहुंच जाते हो, ऐसे जाते हो क्या कभी? डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम के रूम में तो नहीं जाते ना। तो करते क्या हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्लास टीचर से बात करते हो या सब्जेक्ट टीचर से बात करते हो। तो एक हिरार्की होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन कितना अकाउंटेबल है, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में भी डिफरेंस है, ये भी हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। जैसे मान लो मैंने अपनी जगह कुछ टाइम के लिए एक चैप्टर था, मैंने चिन्मय को पढ़ाया, तो मैंने चिन्मय को बोला चिन्मय आज तुम पढ़ाओ क्लास को, ठीक है। बट अकाउंटेबिलिटी मेरी रहेगी, मैंने उसको अथॉरिटी दी कि तुझे जैसे पढ़ाना है तू पढ़ा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भाई तुझे अच्छा पढ़ाना है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। उसने अपना काम अच्छे से किया, मैं ये नहीं कहूँगी, उसने अपनी अथॉरिटी भी यूज़ की, कोई नहीं पढ़ रहा था तो पनिशमेंट देना, एक रीजनेबल अमाउंट, या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी की, सबको समझ में आई, इंश्योर किया। बट उसके बावजूद अगर तुम्हारे उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाए और उसमें नंबर नहीं आए तो अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर रहेगी, उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ने तो मुझसे आए हो ना, समझ रहे हो। तो अकाउंटेबिलिटी मेरी रहेगी, आंसरेबिलिटी कि भाई क्या दिक्कत हुई, क्यों नंबर खराब आए, क्या परेशानी है, ठीक है। तो इस तरह से अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग में तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसमें तो थोड़े से स्टेप्स हैं, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। चलो एक बार पढ़ लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.